हरिद्वार में संत सम्मेलन में शामिल हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा कुछ लोग चुनाव में लेते हैं धर्म का सहारा जिन्हें जनेऊ पहनना तक नहीं आता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। थत्यूड़ में चुनावी सभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी के समर्थन में मांगे वोट। रैली में बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने में जुटी कांग्रेस। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक में आगामी रणनीति पर की चर्चा। कांग्रेस के न्याय पत्र को बताया जनता का घोषणा पत्र। उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी की चुनावी नींव को मजबूत करने में जुटे पार्टी के नेता। रुड़की में बीएसपी के जिला अध्यक्ष ने किया जीत का दावा। कहा पहले से और मजबूत हुआ है हमारा वोट बैंक। उत्तराखंड में पहाड़ी गीत पर राजनीति। मामले पर गीत निर्माता का बड़ा बयान। गीत को राजनीति से हटकर बताया। कहा पहाड़ की बोली संस्कृति पर आधारित है गीत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को हरिद्वार में स्थित माया देवी मंदिर और भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान जेपी नड्डा ने जूनू अखाड़े में आयोजित संत सम्मेलन में भी भाग लिया। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे दलों को समर्थन नहीं देना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को ना तो जनेऊ पहनना आता है और ना ही आरती करनी आती है, लेकिन चुनाव के समय धर्म का उपयोग करना जरूर आता है। ऐसे लोगों को चुनाव में साधु संतों का आशीर्वाद नहीं मिलना चाहिए। आरती करते समय मालूम नहीं कि ऐसे घुमाई जाती है या ऐसे घुमाई जाती है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो धर्म का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपकी सात्विक शक्तियां हमेशा मोदी जी को और ताकत देती हैं और यशस्वी बनाने का काम करती हैं। समाज में गलत तरीके के वातावरण पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो सनातनी ताकतों को एक तरीके से कलंकित करने का काम करते हैं। वहीं भारत के कुछ पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं, बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये राजनीति के कारण होती है। विकासखंड मुख्यालय थत्यूड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी शाह के पक्ष में वोट डालने की जनता से अपील की। सीएम धामी ने कहा कि इस बार पहले से भी रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज कराकर संसद भेजें और देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री बनाएं। विगत 10 वर्षों से देश के पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जनसमूह यहाँ पर आया है, हुजूम आया है। लोग 19 अप्रैल की प्रतीक्षा में है कि मतदान का वो दिन आए, उत्सव का दिन आए और प्रचंड बहुमत से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माला लक्ष्मी शाह जी को जिता करती है और 5 सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस छोड़ के भारी मात्रा में भाजपा शामिल हो रही है, आपका मतलब नेतृत्व है। सभी को पता है कि इस बार चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। आगे देश जिस तेजी से आगे बढ़ गया है, सारे लोग उसमें सम्मिलित हो गए। देश
उत्तराखंड के अंदर मोदी जी और धामी जी ने जिस तरह से विकास के नए आयाम स्थापित किए, जिस तरह से जो अव्यवस्थाएं थी उनको दुरुस्त करने के साथ कश्मीर में धारा 370 खत्म करने, राम मंदिर के निर्माण से लेकर के यहाँ पर धर्मांतर कानून बनाने के साथ साथ यूसीसी लागू करने जैसे महत्वपूर्ण काम करने के साथ साथ जो गरीब है, जो कमजोर है, जो आर्थिक रूप से, उसको रोजगार की संभावनाओं के साथ खड़ा करने के साथ साथ उसको राशन देने, पक्का मकान देने, शौचालय देने, ये सारे ऐसे काम हैं जो जमीन में आदमी है उसके लिए भी योजना और जो आसमान में है उसके लिए भी योजना, चांद पर पहुंचने जैसा काम करके देश को गौरवान्वित करने का काम किया। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऐसा बयान दिया है जिससे उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही असहज नजर आ रहे हैं। हरीश रावत ने हरिद्वार में बयान दिया है जिसमें वो कांग्रेस और कार्यकर्ताओं को सुस्त बता रहे हैं और भाजपा को चुस्त बता रहे हैं। इस मामले में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ कहने से बचते नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि हरीश रावत ने किस संदर्भ में ये कहा है उसका जवाब वही दे सकते हैं और कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी मेहनत से काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज के हालात के अंदर ये हमसे ज़्यादा जागरूक हैं। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं हम सुस्त हैं और ये जो है गवाह चुस्त है, क्योंकि ये हमको जगाने का काम कर रहे हैं। रावत जी की इस टिप्पणी पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। मेरा कार्यकर्ता लगातार पिछले 2 सालों से रोज काम कर रहा है और किस संदर्भ में उन्होंने कहा मेरी जानकारी में नहीं है, तो इस बात का उत्तर हरीश रावत दे सकते हैं। बेहतर है उन्हीं से आप प्रश्न करें। लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। भले ही बीएसपी हरिद्वार जिले में लोकसभा चुनाव में काफी लंबे समय से जीत हासिल नहीं कर पाई हो, लेकिन इस बार जीत के पूरा गणित लगा रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जिले में 2 सीटों पर बसपा ने कब्जा किया था, इसलिए इस बार बीएसपी का हौसला बढ़ा हुआ है। पार्टी कार्यकर्ता अपनी जीत के लिए पूरा समीकरण भी लगा रख चुके हैं। बीएसपी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि हमारा वोट बैंक पहले भी मजबूत था और आज भी है, इसलिए बीएसपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और जीत हासिल करेगी। ये कह सकते हैं आपके रुझान था, है नहीं, इसलिए कि जिस दिन मौलाना जमील साहब का टिकट किया है बहुजन समाज पार्टी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने, और मैं आपको बता दूं कि समीकरण भी ये है कि लगभग 5.5 लाख 6 लाख मुस्लिम और लगभग 4 लाख दलित, तो 10 लाख में हमारे मौलाना जी है। और उसमें भी फिर बड़ी बात ये है कि 53-54 गांव वो प्रत्याशी जी के रिश्तेदार हैं। जी, मेरा मानना ये है कि जो प्रत्याशी जी के रिश्तेदार है ये तो बहुत पहले से चाहते थे कि मौलाना यहाँ आए और आकर के चुनाव लड़े, तो इस चाहत को बहन कुमारी मायावती जी ने पूरा किया है। लोकसभा चुनाव के लिए बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान की सुविधा शुक्रवार से शुरू हो गई है। ऐसे में मतदान दलों द्वारा 85 वर्ष से अधिक वोटर्स को घर घर जाकर मतदान करवा रहे हैं। बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं के लिए उनके घर जाकर मतदान की प्रक्रिया 6 से 8 अप्रैल तक चलेगी, जहां पर मतदान दल बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं से बैलेट पेपर से मतदान के लिए फॉर्म 12D भरवाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 1711 मतदाता बैलेट पेपर से मतदान करेंगे, जिसमें 85 आयु वर्ग के 1396 मतदाता और 315 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। बता दें कि पहले ये सुविधा 80 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर्स को दी जाती थी, जिसे इस बार बदलकर 85 वर्ष कर दी गई है। जो मतदाता है हमारे दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाता, तो 85 प्लस कैटेगरी के, तो उनके जो रिस्पॉन्सेज मिले और उनके द्वारा ये इच्छा व्यक्त की गई कि वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने घर पर मतदान करेंगे। तो उपरोक्त क्रम में 146 टीम्स बनाई गई थी। उन टीम के जो मेंबर्स हैं, जो हमारी टीम्स जाने वाली हैं, तो उन मेंबर्स की ट्रेनिंग भी थी। एसडीएम या एआरओ स्तर पे उनको ब्रीफिंग भी दी गई है और जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी दिए गए। साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टी एवं कैंडिडेट्स को इस संबंध में सूचना दी जानी थी, तो उसमें एक मीटिंग करते हुए सूचना भी उन्हें उपलब्ध करवाई गई।
मसूरी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए महिलाओं, किसानों और युवाओं के साधने की कोशिश की है। अपने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का नाम दिया है। मसूरी महिला कांग्रेस की अध्यक्षता जसवीर कौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और इस बार देश में कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। पूरे देश में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जनता भी जुमलेबाज भाजपा की सरकार को अब समझ चुकी है। बहुत अच्छा घोषणा पत्र कांग्रेस द्वारा जारी किया है, क्योंकि जिस तरह बीजेपी ने झूठे वादे करके पिछले 10 वर्षों से अपनी सरकार चलाई, परंतु माननीय राहुल गांधी जी से द्वारा और जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके द्वारा जो आज घोषणा पत्र जारी किया गया बहुत ही जनता के हित में है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि प्रत्येक महिला को, गरीब महिला को प्रत्येक वर्ष 1 लाख की राशि दी जाएगी। जो हमारे जुमलेबाज मोदी जी थे उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, परंतु वो आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए गए। उल्टा वो जनता का कई हजार करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा खा गए। शुक्रवार को डोईवाला तहसील से विभिन्न क्षेत्रों के लिए 8 पोलिंग पार्टियां सुबह 8 बजे रवाना हुई, जिसमें 85 साल के बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को घर पर ही लोकसभा चुनाव 2024 के सामान्य निर्वाचन में मतदान का मौका मिला। ये सभी टीमें शाम 6 बजे तक वापस डोईवाला लौट आई। सहायक निर्वाचन अधिकारी डोईवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में चिन्हित 168 बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स हैं, जिन्होंने मतदान के लिए आवेदन किया था। निर्वाचन विभाग की टीमें उनके घरों में जाकर वोट डलवा चुकी हैं। 55+ और दिव्यांग वोटर्स हैं जिन्होंने होम वोटिंग के लिए अप्लाई किया था और उनके फॉर्म्स एक्सेप्ट हुए थे। उन लोगों की होम वोटिंग करवाने के लिए आज हमारी 8 पोलिंग टीम्स रवाना हुई हैं। ये आज घर घर जाके मतदान कराएं। टोटल ऐसे 168 वोटर्स हैं जिनका हम आज और कल में वोट करवाएं। गढ़वाल लोकसभा सीट पर पहाड़ों कुरेबासी गढ़वाली गीत राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ऐसे में गीत के निर्माता सौरभ मैठाणी ने अपने गीत को राजनीति से हटकर बताया। मैठाणी ने कहा कि ये मेरा गीत पहाड़ की बोली, संस्कृति पर बनाया गया गीत है, जिसे चुनावी माहौल को देखते हुए कई जगह जोड़ा जा रहा है। इसे लेकर उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं है। मैठाणी ने कहा कि उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए वोट की अपील की है, जिसके लिए वह 20 कलाकारों की टीम के साथ आजीविका स्वरूप 1500 रुपए लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर आप गीत को ढंग से सुनेंगे तो मैंने कोई राजनीतिक के दृष्टि से गीत को नहीं बनाया था। इसमें भी मैंने अपने पहाड़ की खूबसूरती दिखाई है, अपने पहाड़ के 4 धाम को दिखाया है, अपने पहाड़ के खान पान को दिखाया है, अपने पहाड़ की वेशभूषा को दिखाया है, अपने पहाड़ के माटी को दिखाया है। और वो गीत राजनीतिक उसमें भी यूज हुआ, मुझे उससे कोई आपत्ति भी नहीं है। देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। गढ़वाल आईजी केएस नगन्याल ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पिछले 6 महीने से लगातार जारी है। चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। केएस नगन्याल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अतिरिक्त फोर्स के लिए केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और शांतिपूर्ण मतदान हो सके। 6 महीने पहले से ही इस संबंध में तैयारियां होगी, कितने फोर्स की लागत होगी, कितने ड्यूटियों की आवश्यकता पड़ेगी, बूथ वाइज हम लोगों को देखना पड़ता है। साथ ही एरिया में भी हमें कि कितने फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, एरिया डोमिनेशन के लिए भी पुलिस फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में हमारे द्वारा जो भी मांग की गई है MHA के द्वारा, हमारे जो मांग है उसके अनुरूप केंद्रीय पुलिस बल को दिया गया है। उत्तरकाशी के सब्जी मंडी में सवारी भरने को लेकर टैक्सी यूनियन और देहरादून के वाहन चालक के बीच विवाद हो गया। विवाद को देखते ही देखते टैक्सी यूनियन के लोगों ने वाहन चालक को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद चालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं टैक्सी यूनियन के लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिन्हें कोतवाली उत्तरकाशी में आके एक तहरीर दी गई थी कि उनके साथ उनके घर में घुस के कुछ लोगों ने मारपीट की गई है और मारपीट काफ़ी की गई है। तो उस पे जो है भारतीय दंड संहिता की जो सुसंगत धाराओं में मुकदमा जो है पंजीकृत कर लिया गया है
और इसमें जो है डॉक्टरों के बयान लिए जा रहे हैं और मेडिकल लिया जा रहा है। तो इसमें जो है दोषियों के खिलाफ जो जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी हमने जो है जिन्होंने मारपीट की थी उनके खिलाफ जो है 107-16 जो पाबंद की कार्रवाई की जाती है चुनाव में, वो भी कर ली गई है। तो इस मामले में जो है पुलिस पूरे सख्ती से काम कर रही है और पूरे किसी भी तरह की लापरवाही किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुद्रपुर की तत्कालीन डीएफओ डॉक्टर अभिलाषा की दायर याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जिलाधिकारी रुद्रपुर की जांच के आधार पर तत्कालीन डीएफओ के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर लगाई गई चार्जशीट पेश नहीं करने पर राज्य सरकार को जवाब तलब किया है। डॉक्टर अभिलाषा पर लगाए गए आरोपों के दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराए गए थे या नहीं, इस पर 9 मई तक स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मई की तिथि नियत की गई है। आज माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उस चार्जशीट को स्टे कर दिया है जो उनको इशू की गई थी डॉक्टर अभिलाषा को, आईएफएस अधिकारी जो तत्कालीन डीएफओ थी, जिसमें तत्कालीन डीएम की जांच आख्या के बेसिस पर उनको चार्जशीट दी गई थी। और साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है सरकार को कि वो बताएं कि जब डॉक्टर अभिलाषा को शो कॉज नोटिस दिया गया था तो क्या उन्हें सारे जरूरी दस्तावेज जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे वो उपलब्ध कराए गए थे या नहीं कराए गए थे। खबरों के बीच श्रीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर श्रीनगर के श्रीकोट में बच्ची को उठा ले गया गुलदार। वन विभाग और पुलिस मौके के लिए रवाना। ये बात कर रहे हैं हम श्रीनगर के श्रीकोट की, जहां पर एक वन्य प्राणी गुलदार एक बच्ची को उठा ले गया है। 2 महीने में यह तीसरी घटना है। आपको बता दें कि क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय है गुलदार। गुलदार एक वन्य प्राणी होता है जो कि एक बच्ची को उठा ले गया है। श्रीनगर के श्रीकोट में बच्ची को उठा ले गया गुलदार। वन विभाग और पुलिस मौके के लिए रवाना। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से इस प्रकार की घटनाएं श्रीकोट से नजर आ रही थी, जहां पर यह वन प्राणी गुलदार बच्चियों को उठा के ले जाता है। आपको बता दें कि 2 महीने में तीसरी घटना है और काफी लंबे समय से ये गुलदार जो कि एक वन्य प्राणी है, वन्य जीव है, ये काफी लंबे समय से वहां पर सक्रिय है और छोटे बच्चों को उठा ले जाता है। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां बद्रीनारायण संस्कृत विद्यालय रायकोटी थराली में जन कल्याण के लिए तुजगी नारायण से लाई हुई अखंड ज्योति के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया गया। शिव महापुराण कथा के शुभारंभ अवसर पर भक्तों ने कलश यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। उत्तराखंड की प्रथम महिला कथावाचक राधिका जोशी केदार खंडी के सानिध्य में सभी भक्तों को कथा श्रवण करवाई जाएगी। हमारी खिचड़ी प्रथा हमारे उत्तराखंड की है। ब्राह्मणों के द्वारा क्षेत्र में जा जाकर खिचड़ी खाई जाती थी। उस प्रथा को हमने जागरूक यहाँ पर विद्यालय के माध्यम से किया। और सबसे बड़ी बात है कि 1 साल में यहाँ पर हमें क्षेत्रीय जनता, क्षेत्रीय भक्तजनों का बड़ा सहयोग मिला और नित्य पर्यंत यहाँ पर प्रत्येक दिवस आरती का यहाँ पर लाइव शुभारंभ होता है। और साथ में जो यहाँ पर विद्यालय को जमीन दान हुई थी उसमें गुरुकुल का भी शुभारंभ यहाँ पर आप सभी समस्त क्षेत्रीय जनता के सहयोग से यहाँ पर। मसूरी में गांधी चौक से 0 पॉइंट मुख्य रोड पर टाइल्स लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। लोगों ने मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में गांधी चौक पर मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने मुख्य सड़क पर मलबा और गड्ढों को ठीक करने की मांग भी की है।
2020 से मसूरी का पर्यटन सीजन कहीं ना कहीं रूप से प्रभावित रहता है। पहले छज्जे तोड़ने की बात करी गई, सीवर लाइन की बात करी गई, पेयजल निगम द्वारा रोड तोड़ने की बात करी, पीडब्ल्यूडी द्वारा माल रोड को नवनिर्माण करने की बात करी गई और इस समस्त कार्य में मसूरी का व्यापारी परेशान हुआ है। आज राजमार्ग विभाग द्वारा किंगरेज से लेकर 0 पॉइंट तक पूर्ण रूप से रोड खोद दी गई है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा 0 पॉइंट तक, गांधी चौक से 0 पॉइंट तक टाइलें लगाई जाएंगी। हम पूछना चाहते हैं टाइल लगाना कहां तक उचित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और इनके अधिकारियों के खिलाफ है। जिनसे हमने वार्ता करी उनको हमने बोला है कि पर्यटन सीजन सर पे आ रहा है, इस समय ये कार्य यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और यदि उनको हम आपके माध्यम से इसको चेतावनी भी देना चाहेंगे कि यदि वो नहीं इस बात को नहीं माने और तो उनके खिलाफ उग्र आंदोलन यदि करना पड़ा, बड़े से बड़ा आंदोलन हम करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल दूध संघ में फर्जीवाड़े और घटिया दूध की सप्लाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पूर्व में कमिश्नर के जांच में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तिथि नियत की गई है। बता दें कि लाल कुआं निवासी नरेंद्र सिंह कार्की ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल दुग्ध संघ में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट ये कहा है कि जो भ्रष्टाचार की जो शिकायत थी, कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा जो जांच आख्या बनाकर के शासन को प्रेषित की गई थी, उसके क्रम में शासन के द्वारा आज की तिथि तक भ्रष्टाचारियों पर क्या कार्रवाई की, तत्काल इसकी रिपोर्ट तैयार करके माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराएं और 21 अगस्त की तिथि जो है अंतिम निर्णय के लिए, फाइनल निर्णय के लिए निर्धारित की है। यही माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है। खटीमा में लोकसभा चुनाव को लेकर खटीमा क्षेत्र के बॉर्डर, उत्तराखंड यूपी बॉर्डर और भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसटी और एफएसटी टीम लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। खटीमा से आने जाने वाले यात्रियों पर पूरी नजर रखी जा रही है। बता दें कि खटीमा क्षेत्र में 132 बूथ हैं, जिसमें से 39 बूथ संवेदनशील एरिया की कैटेगरी में रखे गए हैं। जैसे आदर्श आचार संहिता लागू थी तो हमारी एसएसटी टीम, स्टैटिक सर्विलांस टीम है, वो हमारे यहाँ पर खटीमा में 9 है। 3 एट ए टाइम अलग अलग जगह में काम करती है, 8 घंटे में राउंड द क्लॉक वो काम कर रही है। इसी तरह हमारी 9 एफएसटी की टीम्स हैं जो 3 जगहों में लगी हुई है और वो भी राउंड द क्लॉक काम कर रही है 8-8 घंटे में। तो सारी तैयारियां हमारी मुकम्मल है और जो भी आचार संहिता का उसका संज्ञान लिया जा रहा है। सीविजिल ऐप हमारा चल रहा है, जो भी कंप्लेंट अगर सीविजिल में आती है तो उसके समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण किया जा रहा है। शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। उपराष्ट्रपति का जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अभिनव कुमार के साथ तमाम लोग वहां मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उपराष्ट्रपति का काफिला मसूरी के लिए रवाना हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर टिहरी लोकसभा की कोर कमेटी के साथ गुरुवार देर शाम बैठक की। बैठक में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी विधायकों और कार्यकर्ताओं से टिहरी लोकसभा के तहत हुए कार्यों का फीडबैक लिया। साथ ही मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया जा रहा है। हमारे जो पिथौरागढ़ लोकसभा है, टिहरी लोकसभा है, हरिद्वार लोकसभा है, इन तीनों लोकसभाओं में आम जन से लेके, कार्यकर्ता से लेके, पार्टी के वर्कर से लेके, पार्टी के नेता से लेके, विधायक से लेके, पूर्व विधायक से लेके, सांसद से लेके, सब लोगों में बहुत उत्साह भी है और हम 5 सीटें इस बार रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।